हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ के दोनों लॉस को देखे थे और उसको अप्लाई किया था, और इसके बाद का टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। 4 रजिस्टर्स का एक ऐसा ब्रिज व्हीट स्टोन ने तैयार किया कि बीच वाले डायगोनल के अलोंग कोई भी करंट फ्लो ना हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4 रजिस्टर्स हैं जो कि किसी स्क्वायर की साइड्स पर फिट हैं, P, Q, R और ये S, ठीक है। और यहाँ पर A और C के बीच में आपने यहाँ पर सेल लगा रखी है, और B और D के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जो कि करंट को मेजर करेगा, डिफ्लेक्ट होकर आपको करंट शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको बोला जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसके 2 कंडीशन है, एक होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, और बैलेंस्ड कब होगा ये व्हीट स्टोन, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं। अभी ये बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। 4 रजिस्टर्स का इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बैलेंस कब होगा ये, जब P और Q का रेशियो बराबर हो जाए R और S के रेशियो के साथ, ठीक है। ऐसा जब हो जाएगा तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने पर B का जो पोटेंशियल है और D का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही ट्रेवल करती है। अगर B और D का पोटेंशियल सेम हो गया तो इसमें करंट फ्लो नहीं होती, और अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इस ब्रिज को बोलते हैं अब व्हीट स्टोन ब्रिज। इस टाइप का सेटअप हमेशा बैलेंस्ड हो जरूरी नहीं है, ठीक है। जब इस डायगोनल के अलोंग करंट नहीं होती तो फिर इस व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, और उसकी शर्त है कि P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, उसका दूसरा केस, अगर P और Q का रेशियो R और S के रेशियो से ज्यादा हो गया तो अभी इसमें करंट फ्लो होगी। और इस केस में B का पोटेंशियल, यहां पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, B का पोटेंशियल ज्यादा होता है D के पोटेंशियल से, और करंट इस केस में B टू D फ्लो करेगी। करंट की डायरेक्शन करंट B टू D, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रेवल करती है करंट। इसका थर्ड केस, और ये किस वाली कैटेगरी में जाएगा, ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो होगा इस टाइम, लेकिन ये अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड, अगर P और Q का रेशियो कम है R और S के रेशियो से, ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट कि B का जो पोटेंशियल है वो कम होगा D के पोटेंशियल से, और करंट B से D ना चल के इस बार D से B चलेगी, और डिफ्लेक्शन होगा, मतलब करंट चलेगी D टू B, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज 4 रजिस्टर्स का किसी स्क्वायर की साइड्स पर एक सेटअप होता है। जब यहाँ पर बीच वाले डायगोनल के अलोंग करंट नहीं होती तो उसी व्हीट स्टोन ब्रिज को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, और अगर करंट है तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बैलेंसिंग की कंडीशंस फाइंड कर लेते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा और बातें कर लें इस पर, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो BD आर्म है, BD एंड AC, ये वाली आर्म, ये भी एक आर्म है, ठीक है। BD
और AC इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म्स, BD एंड AC नोन एज कॉन्जुगेट आर्म्स। इसको कॉन्जुगेट आर्म्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम गैल्वेनोमीटर को सेल के साथ और सेल को गैल्वेनोमीटर के साथ इंटरचेंज कर दें, ठीक है, मतलब ऐसा कर दें, यहां पर मैंने सेल लगा दिया और यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो अभी भी बैलेंसिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी भी बैलेंसिंग बरकरार रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस क्या किया गया है, इसको ऐसे पलट दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि BD ये डायगोनल और ये सेल की जो आर्म है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, और P और Q, P एंड Q, या फिर यू कहिए कि AB एंड BC, AB एंड BC known as ratio arm, और AD known as known arm, ठीक है, और DC known as अननोन आर्म। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर ये जो नेमिंग कर रखी है ये हम लोगों ने किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कर रखा है जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटली, तो आपको समझ में आएगा कि ये नाम क्यों ऐसे रखे गए हैं। फिलहाल ये और ये रेशियो आर्म, ये नोन आर्म और ये है अननोन आर्म। नोन आर्म क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक ऐसा रजिस्टर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस पता होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा रजिस्टर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस पता करना होता है। तो ये कुछ नाम है जिसको आपसे यहाँ पे फेमिलियर रहना चाहिए। चलिए अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग की कंडीशन फाइंड कर लेते हैं कि कब ये बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस कब होगा, जब P और Q का रेशियो R और S के रेशियो में होगा। इसको हमें प्रूफ करना है, तो चलिए स्टूडेंट्स प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसमें से करंट आई चल गई है, इसमें जाने वाली करंट I1 है और इसमें जाने वाली करंट कितनी होगी, यहां पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाइए तो I माइनस I1। ठीक है, यहां पर पहुंची है करंट I1 का एक पार्ट इसमें जाएगा, मान लेते हैं ये I2 इसमें चला गया, तो इसमें कितनी करंट जा रही है, इसमें करंट जा रही है I1 माइनस I2। ठीक है, यहां से कितनी करंट आ रही है I1 माइनस सॉरी I माइनस I1, यहां से कितनी करंट आ रही है I2, यहां पे कितनी होगी स्टूडेंट्स, यहां पर करंट होगी I माइनस I1 प्लस I2, इसमें जाने वाली करंट। और यहां पर इस जंक्शन पर I1 और I2 इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां पर नेट करंट I मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने किरचॉफ्स सर्किटल लॉ को यूज किया है, यहां पर हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। ठीक है, अब आपके पास दो मेश हैं, एक ये वाला पहला मेश और एक ये दूसरा वाला। तो इस पहले वाले मेश में हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट कर लेते हैं और केवीएल यूज करते हैं। यहां से चलिए ए से चलिए, ए से बी तक पोटेंशियल ड्रॉप माइनस पी I1 या I1P, I1P। इधर से इधर आ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान रहे हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं माइनस I2G। ठीक है, यहां पर आइए, तो जब आप D से A चलेंगे तो करंट के अपोजिट चल रहे हैं, प्लस करंट कितनी है I माइनस I1, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इस वाले की इक्वेशन बनाइए,
यहां से यहां चले, कितनी करंट के साथ चल रहे हैं, I1 माइनस I2, रेजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस Q है और करंट के साथ चल रहा है इसलिए माइनस, ठीक है। इधर से इधर चल रहे हैं आप, करंट ऐसे जा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी पोटेंशियल राइज होगा, कितना होगा, I माइनस I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। इधर से इधर चल रहे हैं आप, करंट को इधर बनाया आपने, आप इधर चल रहे हो, तो यहां का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और ये पॉजिटिव से हो जाएगा G इंटू I2 इक्वल टू 0। यहां पर हमने KVL यूज किया है। और फॉर बैलेंसिंग के लिए जो डायगोनल है उसमें करंट 0 होनी चाहिए, मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट जिसको हमने I2 मान रखा है उसको क्या होना पड़ेगा, 0। ये कंडीशन इन दोनों इक्वेशंस में इनकॉर्पोरेट करिए। जब आप इसको इसमें डालेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन से माइनस I1P, ये 0 हो जाएगा और यहां पर मिलेगा प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उस साइड कर लीजिए, तो यहां पर ये प्लस से हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो I1P और इधर क्या बचेगा, I माइनस I1 इंटू R, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी कंडीशन को इसमें इनकॉर्पोरेट करिए, तो यहां पर I2 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, माइनस QI1 या I1Q। यहां पर ये टोटल 0 हो जाएगा, यहां पर रखिए तो यहां पर मिलेगा आपको प्लस I माइनस I1, ये 0 हो गया, इंटू S इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर करिए तो प्लस से हो जाएगा, I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट को सेकंड से यहाँ पे डिवाइड करें तो I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाई I1Q, यहाँ पर डिवाइड करना है और वो है I माइनस I1 इंटू S। I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अगर इन दोनों R में लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों R में लगे हुए रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो गया तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कहा जाएगा, ठीक है ना। और बैलेंस केस में B और D के बीच में कोई भी रेजिस्टर हो, कोई भी गैल्वेनोमीटर हो, इसमें करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो डेफिनेटली फ्लो करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। किधर से किधर फ्लो करेगी उसकी बात हम लोगों ने भी कर रखा है, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सर्किट नेटवर्क दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि इस सेल से कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प लेंगे और यह क्योंकि यहाँ पर 5 रेजिस्टर्स हैं और यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ A, ये है B, ये C और ये D, ठीक है। इस B पॉइंट को यहां पर बना रहा हूं मैं, C पॉइंट को यहां पर, A यहां पर और D यहां पर, ठीक है। A और B के बीच में, A और B के बीच में 1 ओम का एक रेजिस्टर है, मतलब इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं। यहां पर मैं इस सर्किट को रिफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है ना, चेंज नहीं कर रहा हूं, रिफॉर्म कर रहा हूं।
बी से डी के बीच में 2 ओम का एक रेजिस्टर है, बी और डी के बीच में, ठीक है। यहां पर बी और सी के बीच में 5 ओम का एक रेजिस्टर है, बी और सी के बीच में। ए से सी के बीच में यहां पर 2 ओम का एक रेजिस्टर है, और सी और डी के बीच में 4 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। और आपको अब नजर आ रहा होगा कि ये एक टाइप का व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब ये 2 बातों पे डिपेंड करेगा, ये बैलेंस होगा कि अनबैलेंस होगा दूसरी बात है, लेकिन हाँ ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसमें 4 वोल्ट की सेल लगी हुई है, ठीक है। ठीक, यहां पर मैंने सर्किट को चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसको दूसरे तरीके से बना दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये P है, P बाई क्यू, P और ये Q रेशियो R 1/2R है। वहीं पर R और S का रेशियो, R और S का रेशियो 2/4, और ये 4 का है, इज इक्वल टू 1/2। यहां से आपको P बाई क्यू इक्वल मिल रहा है R बाई S के साथ। इसका मतलब कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो डायगोनल में करंट फ्लो नहीं होती, और सर्किट के जिस पार्ट में करंट फ्लो नहीं होती है उसको हम लोग सर्किट का डेड पार्ट कहते हैं, ठीक है। उसको अपने सर्किट से हटा भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ 4 रजिस्टर बचे हुए हैं, जिसमें से ये सीरीज में है और ये सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में है क्यों? क्योंकि सेम करंट यहाँ पर जाएगी। ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इन दोनों में सेम करंट जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो इन दोनों का इफेक्ट कितना होगा? क्योंकि सीरीज में है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यूज होगा, 2 प्लस 1 मतलब 3 ओम। यहीं पर 2 और ये 4 ओम 6 ओम हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से, 6 ओम। 4 वोल्ट की यहाँ पर सेल लगी हुई है, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे? ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट ब्रेक हो रही है, यहाँ पर मिल रही है। मतलब यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/R1 प्लस 1/R2, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 R इफेक्टिव, 3 2 जा 6, मतलब R इफेक्टिव आ गया 2 ओम, ठीक है। मतलब इस पूरी सर्किट में इस 5 रेजिस्टर्स को हटाकर सिर्फ एक रेजिस्टर लगा सकते हैं 2 ओम का, और यहां पर सेल 4 वोल्ट की लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें कितनी करंट फ्लो होगी? तो V जोड़ू IR लगा लीजिए, तो I जोड़ दीजिएगा V बाई R, R इफेक्टिव, क्योंकि आप इफेक्टिव करंट निकालना चाहते हैं पूरी सर्किट में। तो V कितना है? 4 ओम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रखा है? 2 ओम, 2 2 जा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें कुछ और एप्लीकेशंस करेंगे, और ये है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। थैंक यू क्लास।